पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोरू ने आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे ले जाने की बात करने वालों को सुप्रीम की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ और तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे ले जाने की किसी सूरत हिमायत नहीं करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंगल को मीडिया सेल बिलावल हाउस में वकार मेदी और सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर और सुप्रीम कोर्ट के वकील शेख जावेद मीर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। निसार खोरू ने कहा कि अगर आम इंतखाबात की 8 फरवरी की तारीख में तब्दील हुई तो ये अमल सुप्रीम कोर्ट के वकार पर सवालिया निशान होगा। इसलिए उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहिब 8 फरवरी को इंतखाबात कराने वाले अपने फैसले पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताखीर की बातें करने वाले मौलाना फजल सुप्रीम कोर्ट की हैसियत मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत की हक करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और अफसोस है कि मुल्क में अमन अमान का बहाना बनाकर इलेक्शन को आगे करने की बातें मौलाना फजल रहमान ने शुरू की है। उन्होंने कहा कि आइन में निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह हुकूमत कर सकती है और इलेक्शन के बना मुल्क इस वक्त अवाम के पास नहीं है और अवाम से ये मुल्क छीना हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि 8 फरवरी को ही साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और अवाम को फैसला करने का मौका दिया जाए। पहर अवाम जिस जमात को मैंडेट दे अवाम के इस फैसले को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क में इलेक्शन चाहती है और वक्त पर इलेक्शन का मुतालबा कौम के लिए कर रहे हैं, मगर इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे ले जाने की बातें जमहूरियत में ताखीर जमहूरियत की तरदीद के मतरदुफ अमल है। निसार खोरू ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के पीके और नवाज शरीफ पंजाब में पजीराई न मिलने की वजह से इलेक्शन से राफरार चाहते हैं, इसलिए अदालत आम इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के तहत 8 फरवरी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान अमन अमान और माहौल न होने का जवाब बनाकर इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ पंजाब में मकबूलियत खोने के बाद अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सके हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात होने की बात तक नहीं कर रहे और खामोश हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से फरार नहीं चाहते तो अमन अमान का जवाब बनाकर कौन सी गारंटी ढूंढ रहे हैं, जबकि अमन अमान का जवाब बनाकर इंतखाबात आगे ले जाने से दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से अफवाज पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान के तहत निमट सकती है और माजी में हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाई, लेकिन इमरान खान ने इक्तदार में आकर तहस से दहशतगर्दी को हुआ दी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इंतखाबी मुहिम चलाने से कबल ही नून लीग परेशानी का शिकार हो गई है और सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाली सारी जमातें इकट्ठी हैकर भी शिकस्त के खौफ से दो चार हैं। हमने माजी में PNA के इत्तेहाद का भी मुकाबला किया, अब भी इन इत्तेहादों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का अवाम पर एतमाद नहीं, इसलिए इलेक्शन से फरार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम से है, इसलिए 8 फरवरी को इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे और अपने हलियत फॉर्म से इंतखाबात लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार की जानिब से पीपल्स पार्टी को सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई दावत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि नून लीग, MQM पाकिस्तान, JUI और GDA बताए कि वो कुछ नुकात पर इत्तेहाद कर रहे हैं। अगर उनका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तो फिर ठीक है, अगर ये जमातें 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ इत्तेहाद बना रही हैं तो ये इत्तेहाद आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सिंध की तकसीम की बातों पर सिंध की आवाम जज्बाती है, इसलिए आवाम सिंध की तकसीम की बातें करने वाले इत्तेहादों को रद्द करेगी। उन्होंने कहा कि कराची शहर में देही सिंध का शहरी सिंध पर कब्जा नामंजूर के पीना फ्लेक्स सिंध में तफरीक पैदा करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी बोर्ड ने आम इंतखाबात के लिए तमाम हलकों पर हतमी उम्मीदवारों को पार्टी टिकट के इजरा के लिए क़यादत को सिफारिशात इरसाल कर दी हैं और पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद कुछ दिनों में हतमी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 10 निकाती मंशूर दिया है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में आकर उस पर मुकम्मल अमल करेगी, क्योंकि पहले भी मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% बढ़ाई गई थी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर सुप्रीम कोर्ट के वकील शेख जावेद मीर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। निसार खोरू ने शेख जावेद मीर को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम किया। किसी जमाने में ये पाकिस्तान लॉयल फोरम जो PMLN का था उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। इलेक्शन में भी एक दफ़ा कंटेस्ट किया था इधर कराची से। शेख जावेद मीर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और मेरे मेहरबान हैं और हम भी घूमते रहते हैं, कांटेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने पार्टी में शामिल होने का इरादा किया। हमने आपको तकलीफ दी कि आप 2-4 बातें पहले इनसे सुन लें, उसके बाद 2-4 बातें मैं भी कर लूँगा। सर हाँ ठीक। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट लाइफ में
میرا تعلق PSF سے رہا اور اپنی جو سیاست کا سفر ہے وہ میں نے پیپلز پارٹی سے ہی شروع کیا تھا، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں۔ PMLN میں نے جوائن کی 2017 میں، جس وقت ایک کٹھن ٹائم شروع ہو چکا تھا پارٹی پہ، اور پارٹی کے ساتھ رہا۔ جب یہاں نواز شریف صاحب کے کیسز چل رہے تھے اسلام آباد، اس میں بھی تقریباً ہر پیشی پہ میں موجود ہوتا تھا۔ الیکٹڈ ممبر تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ جس وقت شہباز شریف کی الیکشن پٹیشن فائل ہوئی فیصل وابڈا والے الیکشن میں، وہ بھی میں نے فائل کی۔ جس وقت کیپٹن صفدر اریسٹ ہوئے کراچی میں، تب بھی میں تھا ادھر آگے، اور ان کی جو بھی ضمانت کرانا، بلکہ شیورٹی بھی ہم نے جمع کرائی ان کی، اور جو بھی معاملات PMLN کے ساتھ ہوئے اور ہم ان کے ساتھ رہے۔ بیچ میں پارٹی میں جس خاص طور سندھ پہ ایسا وقت آیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے، سیکرٹری بن گئے۔ یہاں پہ پارٹی میں دھڑے بنانے شروع کر دیے، 3 کے 4 ہو گئے، 4 کے 10 ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے بشیر میمن صاحب صدر اپوائنٹ ہو گئے، اور وہ 10 دھڑوں کی جگہ 40 دھڑے بن گئے۔ اب صرف یہ میں اکیلا نہیں ہوں پارٹی میں، جو PMLN میں جو سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے PMLN سندھ کے ساتھ۔ جو پرانے لوگ تھے وہ سب اس وقت پریشان ہیں۔ آپ زبیر صاحب کی سے اگر بات کریں، ان کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اور جو بھی دوست ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جو میرے پرانے مہربان تھے پیپلز پارٹی میں، ان سے بات ہوئی، نثار کھوڑو صاحب سے بات ہوئی، سعید غانی صاحب موجود ہیں، وقار مہدی صاحب میں موجود ہیں۔ سو پھر فیصلہ میرا تو، اور میرے خیال سے اب میرے بہت سارے دوستوں کا بھی کچھ اس طرح کا ہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ بشیر میمن صاحب کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، اور اب میں جو ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، ایک کارکن کی حیثیت سے پیپلز پارٹی میں اپنی خدمات پیش کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ ظاہر ہے ہم سب نے سائیں کا اضافہ پارٹی کی مقبولیت میں اور طاقت میں اضافہ کرے گا۔ پولیٹیکل ورکر ہیں، اور جس پارٹی میں بھی رہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں بے باکی سے کچھ بیان کرتے رہے ہوں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اور بھی ایلیمنٹ آ جائیں۔ پولیٹیکل ورکر ہمیں چاہیے، اور ہم اللہ کرے گا ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے تو نہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی باقی رہی بات ہماری سیاست کی، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کرنے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی۔ اس نے پہل تو کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کو امن امان کا خدشہ ہے۔ پاکستان تو ایسے خدشات سے ہمیشہ دوچار رہا ہے۔ وہ جو دہشت گردی جس نے پاکستان کو بدنام کر رکھا تھا، آرم فورسز نے ان پر کارروائی کی، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قوم نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، پارلیمنٹ نے اجازت دی کہ کارروائی کرو، اور اس میں ہماری سکسیس اسٹوری بھی آ گئی۔ یہ تو اور بات ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئی خان صاحب کی، اس نے ایسے ایلیمنٹ کو انکریج کرنے کی کوشش کی، پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جب یہ اعلان کیا کہ وہاں کے جو قیدی ہیں ان کو واپس لائیں گے اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کر کے اور آگے چلیں گے۔
ایسی اعلانات کا اثر ہم سب آج دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے ملوث ہوتے ہیں دہشت گردی میں، اگر کوئی اس کو انکریج کرتا ہے تو اس کے نتائج کا ہمیں پتہ ہے پہلے سے، اور اسی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جو پاکستان کی سرزمین میں کسی اور کے جھنڈے لگنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب کی بات کا کیا کہوں کہ وہ اکثر بھونچال پیدا کرنے کے ماہر لگتے ہیں، اور پاکستان کو کسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن آپ کو اور ہم سب کو افواج پاکستان کی اس طاقت پر بھروسہ ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، جبکہ پہلے بھی کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی کچھ دن پیچھے ہو سکتی ہے الیکشن، تو ایکچولی مولانا فضل الرحمان صاحب سپریم کورٹ کی حد تک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ 8 فروری کا اعلان ہوا، سپریم کورٹ نے کچھ گارنٹیز لکھوا کے لیں، اور 8 فروری کی تاریخ کو نہ چینج کرنے والے وعدے بھی لیے گئے۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس طرح سے باتیں کر کے وہ نہ آئین کا اور نہ سپریم کورٹ کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ اپنے ہی اعلان پر کیا کرے گی؟ اعلان، مجھے تو امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی بات پہ اڑے رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی تاخیر کی حمایت کرے گی۔ ہم وہ واحد پارٹی ہیں جو اس وقت تک الیکشن مانگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن مانگ رہے ہیں قوم کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ ساری قوم جو اس وقت ان سے پاکستان چھینا ہوا ہے، جب ان کی عمل درآمد نہیں ہے، عمل دخل اندازی نہیں ہے، فیصلوں میں نہیں ہے، تو اس وقت پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چھینا گیا ہے، اور یہ قوم کے پاس نہیں رہا، قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ کرنے دیا، الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم لگایا، نگراں بھی اپنے 3 مہینے سے زیادہ چل رہی ہے، کہیں تو سال بھر بھی ہونے کو آیا ہے، کہیں کچھ ہوا ہے۔ یہ سارا عرصہ ایک اپوائنٹڈ حکومت کا آئینی شکل نہیں ہے۔ اس لیے میری ابتدا کورٹوں سے ہوگی کہ اس پر اپنا رد عمل دیں گے، اور وہ جو قوم کے فائدے کے لیے ہوگا۔ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر چاہیے تو بھی عوام کا فیصلہ اس میں اولین کردار ادا کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب چپ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو پنجاب میں وہ پذیرائی نہیں مل رہی، اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہ بیان تو دیا نہیں کہ الیکشن اس ٹائم پہ ہونے چاہیے، یہ اس نے ابھی تک بیان نہیں دیا۔ ہاں، اپنے پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں ایک واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کیمپین اسٹارٹ کر چکی ہے۔ ایک واحد پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنے مینیفیسٹو کا بھی اعلان کر دیا، اس کے ہائی لائٹس بتا دیے۔ ویل ان ٹائم ہم نے اپنے سارے جو کچھ ہم ہیں اس کو عوام کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اتحاد بننا نہ بننا ان سے سوالات تو میرے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اپنی پارٹی کی کیمپین میں شروعات کر چکے ہیں۔ 27 دسمبر سے مینیفیسٹو کا اناؤنس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا بلاول بھٹو صاحب لاہور جا رہا ہے، وہاں جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں جا کے اپنی کیمپین کا ادھر جا کے اعلان کریں گے۔ لیکن اور پارٹیاں اپنے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد کرنے والے، ان سے میرا سوال ہے
کہ ایک बैनर छपा था जिसको हमने सब ने देखा, और वो बैनर में लिखा हुआ था कि देहातियों का शहरों पर कब्जा नामंजूर। क्या कभी इन दूसरी पार्टियों ने इस पर गौर किया है कि वो कह क्या रहे हैं और किस नुक्ते पर इकट्ठे हो रहे हैं? बात तो नुक्ते की ढूंढने की होती है। दूसरा एक नारा लगा था कि सिंध के 2 हिस्से करो। 2 हिस्से करने की एक और बात चलती हुई रहती है। तीसरा हिस्सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिस पर भी वो जो जमात है कराची से, वो एक मौक़िफ़ ज़ाहिर करती रहती है कि इसको डावाडोल करना है। और भी देखा क्या कि नवाज शरीफ साहब भी 18वीं तरमीम को चेंजेस करना चाहते हैं। वो 18वीं तरमीम जिसको हमने कहा कि हमने आइन की बहाली की है, 73 के आइन को ज़हन में रख कर तो मैं तो इसको आइन की मुखालफत समझूंगा, लेकिन ये बाकी जो भी चीज़ें हैं, मेरा GDA से भी सवाल है, मेरा PMLN से भी सवाल है, मेरा JUI से भी सवाल है कि किस नुक्तों पर आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो सीधा सीधा अवाम के साथ राब्ते में है, और जब कोई भी इत्तेहाद बनता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो शायद हमारे से शिकस्त माने हुए हैं कि जब तक हम 12, 13, 14 पार्टियाँ नहीं इकट्ठी होंगी तब तक पीपल्स पार्टी का मुकाबला इधर सिंध में शायद न कर सकें। अब मेरा सवाल इसी बेसिस पे होगा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं वो बात कौन सी है जिस पर बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनना है तो ठीक है, हर वक्त बनते रहते हैं। भुट्टो साहब के भी ज़माने में PNA बनी थी, बेनज़ीर साहबा के सामने भी बड़े इत्तेहाद बने। हम अपनी डगर पे चलते हुए आगे चलते रहते हैं। हम अपनी पार्टी के लिए अपनी सारी कंसल्टेशन भी कर चुके हैं, और कंसल्टेशन करके लिस्ट फराहम कर दी गई है हमारी लीडरशिप को, और वो लीडरशिप भी कैंडिडेचर का कुछ ही दिनों में अनाउंस करने वाले हैं। अभी कुछ केसेस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं जहां हमारे भी काफ़ी सारे उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब जाहिर है जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल को 5-6 दिन दिए गए हैं और उसमें उनके फैसले हो जाएंगे, और हम भी अपने पार्टी के कैंडिडेचर का अनाउंस कर देंगे। बाकी बहुत शोर मचा हुआ है कि जी कैंसलेशन हो गई है, रिजेक्शन हो गई है, रिजेक्शन हो गई। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, पिछली इलेक्शन हुई, उससे पिछली इलेक्शंस हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन के रिजेक्शंस के फिगर्स आप देख लें कि ये 12-13% हर इलेक्शन में हुआ है। मैं इसको इस वजह से गलत समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। साकिब निसार ने कहा था एफिडेविट को कसमनामा दाखिल करो, कसमनामा अपने एसेट्स का, अपना वो जो कैंडिडेट है वो भी, उसके जो स्पाउसेस हैं उसके भी, उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उसके भी, वो मिल्कियतें जाहिर करना ज़रूरी समझा गया था उस एफिडेविट में। इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल के ज़रूरी समझा गया बताने के लिए। आपने बैरून मुल्क कितने दौरे किए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, खर्चा कहाँ से है, ये सारा डिटेल है उस एफिडेविट में। अब ये सारी डिटेल्स में अगर कहीं ना कोई चीज़ अगर रह जाती है तो इलेक्शन कमीशन का एतराज़ जायज़ करार दिया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन खुद शायद नहीं करे तो करे, लेकिन उम्मीदवारों पर एतराज़ करने वाले भी आ जाते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है इसको नॉर्मल लिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाख्तियार है और वो फैसले कर सकता है, और हम नहीं चाहेंगे कि ये इलेक्शन की डेट फिर चेंज हो। अगर चेंज हुई तो सुप्रीम कोर्ट का वकार कहीं का नहीं रहा। इस लिहाज से हम ये फिर से डिमांड करते हैं कि ऐसी कोई चाल, चाहे नवाज शरीफ को पजीराई मिलती हो या न मिलती हो,
चाहे नवाज शरीफ अपनी मुसीबतों में फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ। जैसे जावेद साहब ने कहा कि इस सूबे में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हो सकता है पंजाब में भी इतने सारे ग्रुप बने हुए होंगे। और ये अगर सूरत हाल अगर है किसी की, तो मैं वही कहता हूँ बात कि नवाज शरीफ देख लो, 4 साल की तुम्हारी गैर हाजिरी ने तुम्हारे पार्टी का क्या बना दिया। जब हम तुम्हें कहते थे कि तुम वापस आओ, क्योंकि गए थे सिर्फ इलाज कराने के लिए, लेकिन तुमने 4 साल लगाए वापसी आने में। पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी तुम नहीं आए। तुम्हारे साथ चलो अच्छा सलूक हो रहा है, चलो हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, दूसरों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए अपनी जगह पे, लेकिन मैं इसको नतीजा समझता हूँ नवाज शरीफ के 4 साल गैर हाजिरी को, कि वो गैर हाजिर रहकर अपनी पार्टी की कुव्वत को भी उसने डाउन कर दिया। और लोग तो अब आज़ाद हैं, वोट देने के लिए हर एक आज़ाद होता है, और उसका नतीजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा अगर उसको वहाँ सपोर्ट हासिल नहीं रही। अल्लाह करेगा हमारे टिकट के फैसले भी अनाउंस हो जाएंगे 4 सूबों में, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो और मुल्क के अवाम जो है मुल्क के मालिक बने, और जमहूरियत फिर से राइज हो, आइन फिर से बहाल हो, और ये सब कुछ जो कुछ है। मैं आपके साथ सिर्फ ये 2-4 बातें करनी थी। जाहिर है आपके कुछ सवाल होंगे, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। सिर्फ इत्तेहाद अभी बना नहीं, न PMLN से इत्तेहाद फाइनल हुआ, न JUI से हुआ है, न GDA से हुआ है। आपस में मिलते रहे ज़रूर हैं, जो अखबारों में रोज़ाना में खबरें मिलती हैं। इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान अभी हुआ नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि किस पॉइंट पे तुम इत्तेहाद बना रहे हो, और वो सिंध में बन रहा है, ठीक है। और सिंध जज्बाती है, सिंध की डिवीजन पर सिंध जज्बाती है, NFC पर जज्बाती है, देहात को ताना देना उस पर जज्बाती है। ये सारी जो चीज़ें तासुब फैलाने के लिहाज से फैलाई जा रही हैं, इस पर संघ का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। तो मेरा सवाल उन जमातों से है कि वो किस पॉइंट पे बन रहे हैं। रही बात, हमने अभी तक यही फैसला है कि हम अपने तौर पर अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से चलेंगे, और हम आवाम पर एतमाद करते हैं, क्योंकि भुट्टो साहब के उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में आवाम ही ताकत का सरचश्मा है। हम इस तरह से उनसे डायरेक्ट राब्ता बहाल रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, कोई और हो। ये जो आपने बताया था इलेक्शन की डेट आगे बढ़ जाती है, तो क्या आप कबूल करने की डेट होगी? मैंने दूसरा भी ले लीजिए कि जब PDM की हुकूमत की अगर आप KPK में और पंजाब में वक्त में इंतखाबात करवा देते, आप इत्तेहादी हुकूमत में थे, तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ते। मैं अर्ज करूँ, पहला सवाल आपका था क्या करेंगे, क्या कबूल करने की डेट आगे बढ़ी तो? आई एम सॉरी, नहीं, क्या इलेक्शन की डेट आगे बढ़ी तो क्या हाँ, कबूल कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि हम इस चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आपने शायद सुना, मैंने कहा कि हम इस एक्सटेंशन ऑफ डेट की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ये मुल्क चाहिए, इसलिए हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। रही बात दूसरी कौन सी कि हमने पहले क्यों नहीं इख्तियार किए, मैं उसमें इमरान खान की इस साजिश को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश करार देता हूँ। पंजाब में चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने के बाद जनरल मुशर्रफ वाला काम क्यों किया कि असेंबली को डिसॉल्व करवाया, अपने ही चीफ मिनिस्टर से डिसॉल्व कराने का हुक्म दे दिया। KP में तो ऐसा कोई सूरत हाल ही नहीं थी कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े या कुछ करे। ठीक है, हाँ ठीक है, एक तो ये बात थी। तीसरी बात ये थी कि पाकिस्तान में हमने बड़ी जद्दोजहद के बाद इलेक्शन एक दिन कराने का फैसला करवाया था। ये फैसला 90 के दिहाई से हुआ
उससे पहले इलेक्शंस हमेशा पहले नेशनल असेंबली के होते थे और 3-4 दिन के बाद सूबों के होते थे। अब ये फैसले जो थे, एक इलेक्शन का नतीजा दूसरी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है, तभी हमने जदोजहद करके ये कहा था कि अब इलेक्शंस अगर हों तो वन डे पोल हो। हमने इलेक्शन के इस किताब रूल और एक्ट में भी कुछ न कुछ इस तरह का लिखा है कि जी वन डे पोल का तस्वर, ये हमने वहाँ लिखवाया था और अभी भी लागू है। उस वक्त हमारा इतराज़ यही था कि ये एक जगह इलेक्शन कराने का दूसरे सूबों पर असर पड़ सकता है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती बात। इलेक्शन की जो तरीक़ेकार है वो वन डे पोल हो। हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है नहीं, वैसे तो इंडिया में महीनों चलते हैं इलेक्शन, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बन चुका है कि उस पर सवाल नहीं उठता। लेकिन हमारे यहाँ जब भी देखो, एक दफा हुआ किसी ने नारा लगा दिया, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनों लग गया दाग, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। ये सही सिलसिले ऐसे बनते रहे कि जिसमें असरअंदाज हो रहे थे एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पर। इसलिए हमने ये कहा था कि एक तो इमरान खान का वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व करना एक गलत कदम था, वो अवाम की बेइज्जती थी। वो अवाम की बेइज्जती थी कि जो चुन के असेंबली में बैठे थे उनसे उनका इख्तियार छीना। चाहे अपोजिशन में हो तब भी आवाज़ होता है, चाहे हुकूमत में हो तब भी आवाज़ होता है, लेकिन है ये हाउस लोगों का। अब लोगों से इख्तियार छिनवा गया, अपोजिशन से छिनवाया गया, किसी से भी छिनवाया गया। हम इस चीज़ को नामुनासिब समझते हैं और इमरान खान ने खुद भी इसको मान ही लिया कि जब वो इस्तीफा देने के बाद नेशनल असेंबली से वापस आना चाहता था। पहले हम रोकते रहे थे कि इस्तीफा मत दो, लेकिन फिर जब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया तो वो फिर भागते आ रहे थे कि जी हमें इस नेशनल असेंबली में आने दो। यानी इमरान खान वो फैसला भी गलत, पंजाब का फैसला भी गलत, KPK का भी फैसला गलत। और बात तभी बनती है जब सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हों, इसलिए हमने मुखालफत की। सर ये साईं ने पहले एक मिनट, मैं साईं का सवाल सुन लूँ। जी देखें आप मैं इसका जवाब दे दूं। आप खुदारा हर चीज में इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? नहीं 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 पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम हैं। अवाम को हम ताकत का सरचश्मा मानते हैं और हमारी इन सारी कोशिशों, हमारे इन सारे बयानात की वजह से ये भी तो हुआ ना कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी को गाली दी इमरान ने। जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल, हम किसी के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो इमरान ने कहा यह तो जानवर है। हमने तो वेलकम किया था, हमने वेलकम किया था कि जी हाँ अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रलिटी की जो मुखालिफ जमात थी वो पीपुल्स पार्टी नहीं थी, PTI थी। साफ उन्होंने कह दिया था कि ये तो ऐसे जानवर होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को न लाएं, 26 करोड़ अवाम के बारे में सोचें। ये मुल्क इस वक्त अवाम के पास नहीं है। आइन में सिर्फ 3 महीने थे निगरान हुकूमत के लिए, अब 6 महीने होने को आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का अवाम उसके पास ये नहीं है। अनइलेक्टेड लोग हैं, बैठे हैं, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हो या न दे रहे हो, लेकिन बैठे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, जिसको भी कामयाबी मिले हम मान लेंगे। इलेक्शन सिर्फ साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट कराओ, उस पर ये इल्जाम न लगे कि जी इस तरह हुआ। अब ये अगर इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? जी सर, हमें दावत मिली नहीं। ताज़ा मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद में खास कर जरदारी साहब के साथ हुई है, तो क्या उनके
सर मैं सिर्फ शादी में मिले होंगे, ठीक है, मिलते हैं, मैं भी आपसे मिलता हूँ, वो भी मिल सकते हैं किसी से, वो बतना नहीं है। हाँ, बात होती है कि सरे राह चलते हुए हाथ मिलाते हुए मुलाकात नहीं कहलाती या मुज़ाकरात नहीं कहलाती, मुज़ाकरात नहीं कहलाती। हम इलेक्शन चाहते हैं, ये मेरा जायज़ मुतालबा है कि पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर नजरें हैं कि कब तक इलेक्शन को नहीं कराएंगे। पाकिस्तान अपने तौर पर अपने आप को साबित करने का पाबंद है कि जी इलेक्शन हो, भले किसको भी इक़्तिदार मिले, कोई मसला नहीं है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई कैटास्ट्रफी नहीं आई, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई। ये अमन अमान के मसले दूसरे ममालिक में भी होते हैं। ऐसे अमल थे, याद होगा आपको, ईरान में नहीं हुए, वहां तो 3-3, 2-2 साल में इलेक्शंस हुए, हालात ठीक न होते हुए भी। तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इस चीज का रखती हैं इल्म कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिंध में भी कहते हैं ना जी धाड़ेल हैं, धाड़ेल हैं, धाड़ेल हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मत कराओ। थैंक यू।